हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रह सकता है। 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का वर्णन करें। तो देखिए, ये क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी पूछा गया 65वीं PPSC 2020 में। तो हो सकता है कि 65वीं में पूछा गया, 66वीं में नहीं तो 67वीं में पूछा जा सकता है। तो एक तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो इसके बारे में हमने एक कोशिश की, छोटी सी कोशिश की लिखने की। आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और देखिए किस तरह से हमने लिखा है, क्या उसमें कमियां हैं। आप लोग अच्छे तरीके से उसको देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जो लोग पहले से ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब थोड़ी सी जानकार हैं, जो लोग जानते हुए हैं, तो वो लोग हमारी कॉपी को चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि क्या है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। और जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, वो तो देख करके सीखेंगे ये कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा, यानी कि इसके कल की वीडियो हमने जो अपलोड किया था, उसमें हमने मौर्य कला से संबंधित अच्छे तरीके से बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस हमारा ये है कि 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन है, इसके संप्रसार का वर्णन कीजिए। संप्रसार का मतलब विस्तार, जिसका वर्णन करना है, विस्तार से किस तरह से इसका फैलाव रहा, ये सभी चीज़ के बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भूमिका से, उसके बाद इसमें कुछ इसके विश्लेषण के बारे में बात करेंगे, क्या रहा है क्या नहीं रहा, और इसके बाद हम लोग एंड में कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है। वाइट पेपर पे आपको लिखना है, साथ में चारों तरफ से मार्जिन छोड़ देना है। मार्जिन की कोई ये नहीं है कि आपको इतना ही मार्जिन छोड़ना है, बस आप एक तरह से अपने से कर लीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कल एक कमेंट आया था नीचे PTO मैंने जो लिखा था वो ना लिखने के लिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि वो नहीं लिखना है। तो चलो मैं नहीं लिखा हूँ और आप लोग भी मत लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तर में यानी भूमिका डालना चाहो तो भूमिका लिख करके आगे बढ़ सकते हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से शिक्षा में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि प्राचीन काल से ही बिहार जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की जो विरासत रही है, यानी कि विरासत काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से शिक्षा में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई है। जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो कीर्ति पताका है, वो पूरी दुनिया में लहराई थी। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखा है कि इसका स्थान यानी इनका स्थान सिर्फ देश में ही नहीं, यानी जो आप यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय देख रहे हैं, इसकी जो कीर्ति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लहराई हुई थी। इनका स्थान सिर्फ देश में ही नहीं था, यानी इन विश्वविद्यालय का स्थान सिर्फ देशों में नहीं था, विश्व के प्रमुख जो शिक्षण केंद्र थे, विश्व के जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें माना जाता था, उनमें गिना चुना जाता था। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका अवसान होने लगा। अवसान मतलब कि धीरे धीरे इसका जो कि ख़त्म कह सकते हैं, ख़त्म होने लगा और आज सिर्फ अतीत के गौरव बन करके ये रह गए हैं। राइट, तो ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है बिहार के जो कि शिक्षा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो क्या है। देखिए इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो नालंदा, विक्रमशिला, तो ये हमने पार्टिकुलर चीज़ों को पकड़ लिया और पार्टिकुलर चीज़ को हम लोग मैप पे दिखा देंगे। तो ऐसा होगा क्या कि मैप अगर बनाते हो तो थोड़ा सा जगह आपका ज़्यादा लग जाता है, तो वो आपको लिखने में थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरह से सहूलियत होती है। तो यहाँ पे देखिए बिहार में शिक्षा के प्रमुख केंद्र में हमने एक तो बिहार का मैप बना दिया, और मैप बनाने के बाद मतलब वैसे नहीं कहूँगा कि बिहार का मैप यार परफेक्ट है, बस आपको ऐसे ही बना देना, क्योंकि एग्जाम्स में आप स्केल और ले करके तो नहीं बैठोगे ना कि बनाने के लिए। जल्दी से टाइम थोड़ा सा, बस आपको वहाँ पे डिनोट कर देना है कि हाँ ये मैं क्या बना रहा हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए दो चीज़ को मेंशन कर दिया, जैसे कि ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जैसे कि ये आपका बिहार शरीफ नालंदा हो गया। तो नालंदा के अंतर्गत यहाँ पे देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये हमने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को डिनोट कर दिया, और यहाँ पे हमने भागलपुर में विक्रम विश्वशिला विश्वविद्यालय को डिनोट कर दिया। तो ये आपका क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
और इसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे देश में अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर की पार्ट्स के बारे में, अब क्या हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का जो आरंभ हुआ 1835 ईस्वी से माना जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा, तो इन सभी के बारे में हम लोग अब इसमें इसके मेन पार्ट को लिख रहे हैं, ठीक है। तो देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य जो शिक्षा यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन, इसका आरंभ 1835 ईस्वी से माना जाता है। इसके साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर प्रारंभ हो गया। यानी कि अगर देश में 1835 में जो लॉर्ड मैकाले आए थे, उनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का यानी विकास होने लगा, तो उसके साथ ही बिहार में भी ये शिक्षा आगे बढ़ने लगी, बिहार में इसका विकास होने लगा था। तो यही आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की ही नीति थी कि 1835 के तहत जो कि ये अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि साथ ही साथ यह भी घोषणा किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले जो शिक्षण संस्थाएं होंगी, शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो पहले का प्राचीन केंद्र होते थे, शिक्षा केंद्र, उसमें क्या है, उसमें मेनली संस्कृत, पाली, ये सभी भाषाओं में ही जो कि शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। लेकिन जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई तो इन्होंने फोर्स किया कि आप अंग्रेजी में शिक्षा दीजिए ताकि वेस्टर्न एजुकेशन भी यहाँ पे डेवलप हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही थी कि जो लोग मतलब प्रोत्साहित करने के लिए कि साथ ही साथ यह भी घोषणा किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले, जो अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करेंगे, जो शिक्षण संस्था प्रदान करेंगी, उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने, यानी कि जो बिहार में अनेक बुद्धिजीवी रहते थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। और यहाँ पे एक मैंने लाइन देखिए जो कि किया है कि बुकानन के कथन के अनुसार दरभंगा महाराज ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की थी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ आप चेंज करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप ज़्यादा कोशिश मत करना कि एक ही पैराग्राफ में ज़्यादा लंबा तक करने के लिए। वैसे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा देखोगे तो लगेगा कि यार क्या लिखा है उतना लंबा, तो आप पार्ट बाय पार्ट करके थोड़ा सा लिखो, 5 से 6 लाइन लिखो, उसके बाद आप थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर दो, ताकि बस पार्ट बाय पार्ट करके अगर जो लोग पढ़ेंगे कॉपी को तो वो पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ सके, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप एक ही पैराग्राफ को लंबा कर दे रहे हो, 10-15 लाइन में कर दे रहे हो, तो ये वो थोड़ा सा और लगने लगता है। तो ये चीज़ आप मत करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में जिला स्कूल स्थापित किए गए। तो जिला स्कूल स्थापित किए गए, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निम्न है, यानी जिला स्कूल जब स्थापित किए गए तो जिला के नाम हम यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। तो हम इसको मैप बना देंगे, मैप बना करके जिले के नामों को डिनोट कर देंगे कि हाँ यहाँ इस जिले में जिला स्कूल खोले गए थे। जैसे पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, नालंदा, पटना, भोजपुर के आरा में खोला गया था, ये सारण के छपरा में। तो इस तरह से हमने एक और यहाँ पे मैप बना करके दिखा दिया। जितना कोशिश हो सके मैप बनाने की, उतना आपको मैप बनाना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्रारंभ में पाश्चात्य जो शिक्षा को लेकर के बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियाँ थीं, जिसके कारण इसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया था। इसके बाद आगे पॉइंट्स देखते हैं। यानी प्रारंभ में क्या हुआ था कि जैसे अगर ये नीति लागू की गई तो प्रारंभ में पाश्चात्य जो शिक्षा को लेकर के बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियाँ थी। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि बिहार में क्या होता था कि शिक्षण केंद्रों में पाली, संस्कृत भाषाओं का प्रयोग किया था, और अचानक से अगर इंग्लिश भाषा में शिक्षा के लिए बात की जाए तो इनके अंदर एक भ्रांतियाँ थी, क्या है क्या नहीं इस तरह से शिक्षा ग्रहण करना, मतलब ये थोड़ा सा झिझक टाइप का था। इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि बंगाल में इसका होना, यानी बंगाल जो था वो बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। तो ज़्यादा लाभ जो थे वो बंगालियों ने ही उठाया था, क्योंकि बिहारी जो थे वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि संकोच करते थे इस नए पाश्चात्य शिक्षा का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, और हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, मतलब कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बंगाल के अंतर्गत बिहार का होना। अब देखिए उस वक्त क्या था कि
उस समय मतलब कि सीमित शिक्षा की नीति थी, यानी कि कुछ ही जगहों पर शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाते थे और ज़्यादातर जो स्थापित किए वो बंगाल में ही किए गए थे, जिसके कारण केवल मुख्य जो केंद्र होते थे वही शिक्षा के केंद्र में आ सकते थे। तो ये भी कारण रहा था। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी सरकार का भारत में बढ़ते कदम के साथ बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते गया। ठीक है, यानी जैसे जैसे अंग्रेजी सरकार भारत में अपना कदम बढ़ाती गई, उसी तरह से वैसे वैसे बिहार में शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ते चला गया, पीछे होता चला गया। 1858 से 1914 के समय को देखा जाए तो हम ये पाएंगे, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, क्यों पिछड़ता गया, इसका कारण क्या रहा। तो इसका कारण हम यहाँ पे एक छोटा सा मैंने लाइन दिया है कि इस तरह का करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही होता है कि थोड़ा सा मतलब कि अलग लगे, बस उनका ध्यान यहाँ पे हम लोग खींच सकें। यही इसी तरह से आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप बुलेट पॉइंट बना सकते हो, नंबर पॉइंट बना सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, उसके बाद हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने दिखा दिया। जैसे कि शिक्षा का जो केंद्रीकरण बंगाल में ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि उस समय जो थी सीमित शिक्षा नीति थी, जिसके कारण क्या था, केवल मुख्य केंद्र ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बिहार आता था। तो बंगाल के जो मुख्य मुख्य जगह थे वहीं पे शिक्षा केंद्र को, जो मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वहीं पे शिक्षा केंद्र लगाए जाते थे। तो शिक्षा के केंद्रीकरण बंगाल में ही रहा था। 1854 के उड डिस्पैच के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, जैसे बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास, जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बंगाल के मुख्य प्रेसिडेंसी होती थी, ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इसमें विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। बिहार भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि 1866 में बिहार में बंगालियों ने ही, जो कि एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की थी। यानी यहाँ पर भी 1866 में बंगालियों ने ही किया था। तो मतलब उनका एक दबदबा रहा था, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ तकनीकी शिक्षा के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि 1874 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, यानी कि 1874 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना में सर्व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पटना में एक सर्व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये 500 के आसपास वर्ड लिमिट हो चुके हैं, मैंने इसको काउंट कर लिया। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँ तो आप जैसे कि छोटा कर सकते हो या फिर आप इसमें कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इंक्लूड करना मेरी तरफ से अब तो सही इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो बाद में भारत सरकार द्वारा 2004 में, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 1874 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना में सर्व विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। और 2004 में इसे एनआईटी का दर्जा दिया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा भारत सरकार के द्वारा मिला। अब यहाँ पे मैंने एक करंट से इसको इंक्लूड कर दिया। देखिए, आप कोशिश करना है जहाँ भी हो सके करंट मुद्दा उसमें इंक्लूड कर दो। करंट मुद्दा इंक्लूड करोगे कभी भी का हो, यानी कि वो कभी भी हो सकता है, जैसे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो करंट के मुद्दे को आप उसमें इंक्लूड कर दोगे तो आपके वो आंसर को थोड़ा और खूबसूरत बनाता है। ये हम लोगों को बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ये चीज़ को पढ़ा तो मेरे माइंड में एक अभी जस्ट का हाल ही में मैंने आपको करंट कराया हुआ था कि पूरे भारत में एनआईटी पटना एक ऐसा कॉलेज बन चुका है, ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी कराएगा। तो बात यहाँ पे एनआईटी की जा रही थी, एनआईटी पटना की, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि 2021 से, यानी एनआईटी पटना 2021 से अब हिंदी में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला एनआईटी संस्था बन चुका है। कौन? पटना। ठीक है, तो ये आपका करंट का मुद्दा भी इन पर इंक्लूड हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे ये देख सकते हैं कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामलों में बिहारी लोगों से बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। कौन करते थे? तो बंगाल वासी जो थे वो करते थे, बंगालियों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इस तरह के बर्ताव से तंग आकर के, परेशान होकर के जो हमारे प्रगतिवादी जो नेता थे, प्रगतिवादी नेता का मतलब जो काफ़ी इस तरह के विचारों से भेदभाव करने वाले को थोड़ा ध्यान रखते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी प्रगतिवादी जो नेता होते थे, जैसे इनके नामों को हम यहाँ पे देख सकते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे,
अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और भी अलग अलग नेता थे जैसे नंद किशोर सिंह हो गए। तो और भी आप नामों को याद कर सकते हो चाहो तो, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 लोगों के नामों को इंक्लूड कर दिया, अनुग्रह नारायण जो कि ठीक है, अनुग्रह नारायण और यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा आदि ने बिहार को बंगाल से अलग कराने का काम शुरू कर दिया। अब ये बहुत हो चुका था, मतलब ये देख देख करके परेशान हो गए थे कि यार ये बर्ताव बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, अब बिहार वासियों को बंगाल से अलग करना पड़ेगा। तो अब इन्होंने काम करना शुरू किया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 14 अक्टूबर 1917 को, 14 अक्टूबर 1917, आज का डेट भी देखिए, ध्यान दीजिए 14 अक्टूबर ही है, ठीक है, 14 अक्टूबर 2022, और ये बात की जा रही है 14 अक्टूबर 2017 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग जो कि प्रस्तर हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि पटना जो 2017 जो हुआ, पटना हाई विश्वविद्यालय जो है, पटना यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना का 100 साल पूरा हुआ, तो ये भी आप मेंशन चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, 100 साल पूरा हो गया, तो ये आप मेंशन चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्थापना से बिहार में, यानी जब से ही पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई बिहार में, तब जाकर के उच्च शिक्षा का मार्ग प्रस्तर हुआ। इसकी प्रतिष्ठा, यानी कि ये जो अब पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, आगे चल करके इतना फेमस हुआ कि इसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के कारण इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर राइटिंग में, आप इसको जरूर मेंशन करेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार में बहुत धीमी गति से हुआ, जिससे लगातार बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ता रहा। लेकिन 1912 में पृथक जो बिहार प्रांत के गठन के बाद बंगाल से ये जब अलग हो गया, एक अलग बिहार प्रांत बना, तब जाकर के पाश्चात्य शिक्षा में गति पकड़ी, जो कि हर क्षेत्र में, जैसे तकनीकी क्षेत्र हो गया, मेडिकल शिक्षा हो गया, रिसर्च सेक्टर हो गया, आदि में उन्नत इन्होंने किया है, बिहार ने उन्नत किया, ठीक है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पे, क्योंकि अब इसमें और भी इंक्लूड करिएगा तो और आपका ये बहुत ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन जो भी मेंशन करने वाली चीज़ें थी हमने यहाँ पे बता दी है। निष्कर्ष आप थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके टाइम आप निष्कर्ष पे सोचिए, अच्छे से उसको लिखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि आपको ये निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। देखिए इस निष्कर्ष को पढ़ने के बाद आप बताइएगा कि कैसा है, क्या है, आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण ही पृथक बिहार राज्य का निर्माण हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पाश्चात्य शिक्षा नहीं आती तो ये जो भेदभाव हो रहा था बंगाल वासियों के द्वारा, बिहार के लोगों के द्वारा भेदभाव, इनके नौकरियों के बहाली में हर तरह से इनको परेशान तंग किया जाता था, बर्ताव किया जाता था। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा आई तो जाकर के बिहार वासियों को ये थोड़ी परेशानी हुई, और तब जाकर के जो हमारे प्रगतिशील नेता हुए अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने ऐसा फैसला किया कि अब बारी यही है कि बंगाल से बिहार को अलग कराना है। तो पृथक बिहार राज्य का निर्माण हुआ और आधुनिक शिक्षा का प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। तब जाकर के आधुनिक शिक्षा जो बनी, पाश्चात्य जो शिक्षा बनी, वेस्टर्न एजुकेशन, वो बिहार के राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगा कि चलो ठीक है, सभी लोग अपना रहे तो हम भी इसको अपनाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इसके कारण बिहार के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षिक जो स्थिति हुई, इसमें बदलाव आ सका, ठीक है, इसमें बदलाव आ सका। तो ये रही हमारी आज की आंसर राइटिंग। आई होप कि फ्रेंड्स ये हमने कुछ कोशिश की थी, परफेक्ट तो नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आज की आंसर राइटिंग का 38 में से आप कितना मार्क्स देंगे। जो लोग ऑलरेडी इसके बारे में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस हुआ है, उनसे मैं राय लेना चाहूँगा कि हमारा ये आंसर आपके लिए कितना मार्क्स डिज़र्व करता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो लोग पहली बार अटेम्प्ट लेने वाले हैं, जिनको आंसर राइटिंग करने का नॉलेज नहीं है, आप इस तरह से लिखिए, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना करोगे तो एक अच्छे लेवल के आप लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल किया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की एक आंसर राइटिंग देखने को मिले, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारे आपको सेक्शन जो होंगी उन पे वीडियो बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, तो आप अपना आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़, हाँ, PDF की बात करते हैं, ये PDF मैंने कल आपको टेलीग्राम पर डाल दिया था, तो जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखे, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया।
चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।